आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साक्षी अपने सोफे पर आराम से बैठे अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप देख रहे थे। कई लोगों ने उसे मज़ेदार क्लिक्स भेज रखे थे जिन्हें देखकर वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसते। तभी उसका ध्यान उसकी नारेला वाली आस्था मौसी के मैसेज पर गया। उसकी आस्था मौसी भी विचित्र चीज़ें भेजा करती थी उसे, पर साक्षी को वो सब भी पसंद था। देखें आज क्या भेजा है मौसी ने। ये कहते हुए साक्षी ने मैसेज खोला तो पाया कि आस्था मौसी ने एक गेम की फाइल भेजी है। उसका नाम था द ब्लडी मैरी गेम। साक्षी ने बिना कुछ सोचे बगैर कि उस फाइल में वायरस हो सकता था या उस गेम में कुछ घिनौना हो, उसने वो फाइल लोड कर दी। गेम शुरू हुआ और सामने स्क्रीन पर एक बेहद ही डरावनी औरत का चित्र आया। उसकी लंबी नाखून थी, काले घुंघराले बाल थे, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे थे, त्वचा सफ़ेद सी थी, शार्क मछली की तरह असंख्य नुकीले दांत थे और उसने लाल रंग का पुराने ज़माने का गाउन पहन रखा था। उस औरत के पीछे एक कमरा था जिसमें छत विछत लाश, आदमियों के अंग और खून हर तरफ फैला हुआ था। उसे देख साक्षी एक पल के लिए तो सहम गई, पर फिर भी उसने गेम खेलकर देखने की सोची। उसे डरावने मोबाइल गेम्स पसंद थे। ग्राफिक्स बढ़िया लग रहे हैं और माहौल भी काफ़ी डरावना है, बढ़िया। खुश होते हुए साक्षी ने मन में कहा। कुछ पल बाद स्क्रीन पर स्टार्ट का बटन आया जिसे साक्षी ने दबा दिया। फिर कुछ समय तक लोड होने के बाद वही डरावनी औरत स्क्रीन के सामने प्रकट हो गई और डरावने तरीके से हंसने लगी। ये सुन साक्षी थोड़ा घबरा गई। आगे उस औरत ने कहा कि उसका नाम मैरी है, जिसके बाद मैरी ने कहा, वेलकम, ब्लडी मैरी गेम में आपका स्वागत है। ये गेम खेलने से पहले एक चेतावनी, ये गेम काफ़ी डरावना है। अगर आप बच्चे हैं, वृद्ध हैं, दिल के मरीज हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं तो इस गेम को ना खेलें। प्रेग्नेंट शब्द ने साक्षी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो दोबारा उन बुरी यादों में खो गई जिनसे वो बचना चाहती थी। शादी के 10 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। शैलेंद्र, उसके पति, और उसकी कितनी तमन्ना थी बच्चे के लिए। साक्षी ने फौरन इन ख्यालों को झटक दिया, अपने आंसू पोंछे और अपना पूरा ध्यान गेम में लगा दिया। आगे मैरी बोली, ये गेम आसान है। अपनी और अपने किसी प्रियजन की तस्वीर अपलोड करो, फिर आपके सामने एक बड़ा सा आईना आएगा। अपने कमरे में अंधेरा कर आपको बस 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है और तब आपको भविष्य दिखेगा, आपका और आपके उस प्रियजन का। भविष्य देखने के बाद आपके सामने 2 विकल्प होंगे। अपने भविष्य के आधार पर आपको उन दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। साक्षी ने मन ही मन कहा, ये गेम तो मुझे कोई डरावना सा स्लैशर गेम लग रहा है, पर यह तो काफ़ी आसान गेम निकला। कोई नहीं, गेम मज़ेदार लगता है, चलो खेलते हैं। साक्षी ने शैलेंद्र और अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। फिर वो अपने कमरे में गई, खिड़कियों पर पर्दे डाले और अंधेरा कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बैठने के बाद उसने कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। स्क्रीन पर लोडिंग दिखने लगा। काफ़ी समय तक कुछ दिखा ही नहीं। साक्षी ने झुंझला कर कहा, ये तो बकवास गेम निकला, बेमतलब का मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया। ये कहकर साक्षी उठी ही थी कि अचानक उसे चक्कर आए और वो गिर पड़ी।
उसे जब होश आया तो उसने पाया कि वो किसी अनजान कमरे में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टे थे, जिस कारण वो आवाज़ नहीं लगा पा रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने उसे दो परछाइयाँ दिखे। साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। वो हैरानी से अपने आसपास देख रहे थे। फिर उन परछाइयों को उसने मन ही मन में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अपने घर में थी और वो गेम खेल रही थी, पर फिर क्या हुआ? याद नहीं आ रहा। मेरा किडनैप हुआ? नहीं, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? तभी वो परछाइयाँ आगे आई और साक्षी को अपने उन परछाइयों के चेहरे दिखे। वो शैलेंद्र था और उसके साथ में उसकी सेक्रेटरी आयुषी। उन्हें देख साक्षी खुश हो गई। उसने सोचा शैलेंद्र उसे बचाने आया है। पर तभी साक्षी की नज़र आयुषी के पेट पर पड़ी, जो बाहर आया हुआ था। साक्षी ने मन ही मन कहा, ये क्या हुआ? कुछ दिन पहले तक तो आयुषी 0 फिगर की थी, तो वो अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? साक्षी ये सब सोच ही रहे थे कि शैलेंद्र ने पास के एक टेबल पर रखा चाकू उठाया। साक्षी को लगा कि वो उसकी रस्सियां खोलने आया था, पर नहीं, शैलेंद्र ने साक्षी के पेट में चाकू घोंप दिया। साक्षी दर्द से चिल्लाई, पर वो आवाज़ उसकी दबकर ही रह गई। उसके मुंह पर लगे टेप के चलते। साक्षी की आंख में आश्चर्य देख शैलेंद्र ने कहा, ये आयुषी को देख रही हो साक्षी? उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, वो बच्चा जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। तुम्हारे वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए शैलेंद्र ने 4-5 बार चाकू मार दिए साक्षी को। साक्षी मदद की नज़रों से आयुषी को देखती रही, इस उम्मीद में कि वो एक औरत है, शायद वो उसकी मदद कर दे। पर नहीं, आयुषी की शक्ल पर तो भाव थे ही नहीं। कोई सामान्य मनुष्य किसी दूसरे की हत्या देखते हुए शांत नहीं रह सकता था। इसी के साथ साक्षी ने दम तोड़ दिया। साक्षी के मरते ही शैलेंद्र ने एक कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े किए और पास ही समुद्र में बहा दिए। ये सब साक्षी ना जाने क्यों देख पा रहे थे। तभी अचानक ही वो उठ खड़ी हुई। वो अपने कमरे में फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो पसीना पसीना हो चुकी थी। उसने मन में कहा, शायद कोई बुरा सपना था। तभी एक आवाज़ आई, ये सपना नहीं था साक्षी। ये सुनकर साक्षी चौंक गई। उसने फौरन अपने कमरे की बत्तियां जलाई, पर वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी दोबारा आवाज़ आई, ये मैं हूँ साक्षी, मैं ब्लडी मैरी। अपना मोबाइल उठाओ और विकल्प चुनो। साक्षी बुरी तरह सहम गए थे। मोबाइल से मैरी की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह ही जम गए थे। तभी वो मोबाइल बुरी तरह से हिलने लगा और उसमें से एक आकृति निकली। वो कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। उसे देख साक्षी अपने कमरे में भागने लगी, पर कमरे का दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैरी साक्षी का मोबाइल उठाए उसके पास गई और उसे देते हुए बोली, ये लो साक्षी, और गेम को पूरा करो। अपने भविष्य के आधार पर विकल्प चुनो। साक्षी ने डरते हुए मोबाइल लिया और स्क्रीन पर देखा। सामने 2 विकल्प थे, एक मर जाओ और दूसरा था बदला। मैरी ने साक्षी से कहा, या तो तुम अपना भविष्य स्वीकार करो और अपने पति के हाथों मरो, या फिर बदला लो। तुमने कोई पाप या गुनाह नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारा पति तुम्हें इसके लिए मार रहा है, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकी। ये तो भगवान की मर्जी से होता है, इसमें तुम्हारी क्या गलती।
फौरन बदला का विकल्प चुनो, इससे पहले कि वो बेरहम लोग तुम्हें मार डालें। इस पर साक्षी बोली, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? ये जो तुमने मुझे भविष्य दिखाया वो कोई भ्रम भी सो हो सकता है। इस पर मैरी बोली, मैं भी तुम्हारे ही तरह थी साक्षी। मैं इंग्लैंड में पहली रानी मेरी ट्यूडर थी। मैं भी माँ नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने काले जादू का सहारा लिया। तब मुझे पता चला कि यह काम मेरी सौतेली बहन का था। उसी ने काला जादू किया था मुझ पर तब तक देर हो चुकी थी और मैं बे औलाद ही मर गई। इसलिए मेरी आत्मा भटकती है आज भी, ताकि मैं अपनी जैसी औरतों की मदद कर सकूं। अब अगर तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो फिर अपने पति पर नज़र रखना। साक्षी ने ठीक वैसा ही किया और उसने शैलेंद्र की बेवफाई के कई सबूत ढूंढ लिए। उसका दिल भी टूट गया बुरी तरह से। तब मेरी दोबारा से उसके सामने आई और बोली, सोच क्या रही हो? बदले का विकल्प चुनो। साक्षी असमंजस मेरी आवाज़ में बोली, पर मैं ये नहीं चुन सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कुछ महीनों बाद इंस्पेक्टर वाघमारे साक्षी के घर में उससे पूछताछ कर रहे थे। वो बोले, मैम, हमने कंफर्म कर लिया है। आपके पति की बेरहमी से हत्या के दिन आप अपनी सहेलियों के साथ थे। अपने घर की तलाशी लेने की इजाज़त देने के लिए शुक्रिया। जब कातिल आयुषी पकड़ी जाएगी तब हम आपको इत्तला कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इंस्पेक्टर के जाते ही साक्षी ने खुद से कहा, आप पूरी दुनिया छान मारो इंस्पेक्टर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी उसने ब्लडी मेरी गेम खोला और उसमें से 2 आकृतियाँ निकली। एक ब्लडी मैरी थी और दूसरी रस्सियों से बंधी आयुषी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उस समय मैं अपने फैमिली के साथ रहा करता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी किया करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं वहाँ बहुत खुश था, क्योंकि मुझे रहने के लिए अलग से एक बड़ा कमरा मिल रहा था, जहाँ मैं अपनी सारी किताबों को अच्छे से रख सकता था। पर पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। ये बेचैनी क्यों हो रही थी? जल्द ही उससे मेरा सामना होने वाला था। मुझे अक्सर देर से सोने की आदत थी, क्योंकि मैं हर रात टीवी पर कोई नई फिल्म देखा करता था और मेरे मम्मी पापा बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को, जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी पानी पीने उठी है, इसीलिए मैंने शुरू में उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया। अब मैं अपनी फिल्म एंजॉय कर रहा था, लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने की थी और उसके पायल की आ रही थी। पायल की छन छन की आवाज़ मेरे कानों तक साफ गूंज रही थी। डर की वजह से मैंने टीवी का साउंड कम कर दिया और सीधा झटपट चादर ओढ़कर लेट गया।
लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रहे थे, छन छन की। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रहे थे। वो आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद बंद हो जाती, फिर आती। यही छन छन की आवाज़ बार बार आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तय किया कि मुझे अपने मम्मी पापा को उठाकर सारी बात बता देनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रहे थे। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मैं वहाँ खड़े खड़े जैसे सुन्न सा हो गया था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे शरीर के आर पार होकर गई हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था, मगर कुछ तो था। वो जो कुछ भी था नज़र नहीं आ रहा था। हिम्मत करके मैंने पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वो लोग आधी नींद में थे, इसलिए पापा ने मेरी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया। मेरी मम्मी भी गहरी नींद में थी। पापा ने कहा कि लाइट बंद करके सो जाओ, शायद कोई सपना आया होगा। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं चुपचाप भगवान का नाम लेते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। मैं अभी अपने कमरे की तरफ हॉलवे में चल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरी हथेली पर किसी बच्चे का हाथ मुझे साफ साफ महसूस हो रहा था। मैंने अपनी हथेली की तरफ नीचे देखा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन हाथ मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था। वो किसी बच्चे का छोटा सा हाथ था। मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैं भागते हुए किसी तरह अपने कमरे में आया और दरवाजे को लॉक करके चुपचाप अपने बिस्तर के अंदर छुप गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही छन छन की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही मुझे वही एहसास भी होने लगा। अब मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई थी और मैं अपने ही घर में डरा डरा सा रहने लगा। मैंने नोटिस किया कि वो आवाज़ ठीक रात के 10 बजे के बाद आया करती थी। पर एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और घर के किसी मेंबर को नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज़ से बहुत ही डर जाता था, लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो आवाज़ या फिर वो जो कुछ भी था, उसने कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मेरे परिवार को। 8-9 महीने के बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हमारे यहाँ से जाने के बाद इसी फ्लैट पर वर्मा अंकल का परिवार रहने के लिए आया, तो हमारे जान पहचान के लोग थे। वर्मा अंकल का बेटा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छे थे। एक दिन वर्मा अंकल संडे को हमारे घर पर आए और हमसे पूछा, क्या आप लोगों को कभी कभी उस फ्लैट में पायल की आवाज़ सुनाई देती? बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। वर्मा अंकल के पूरे परिवार ने पायलों की आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था।
बाद में वर्मा अंकल ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। आगे जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रहती हैं। वो जो आत्माएं वहाँ रह रहे थे, दरअसल वो एक पूरी फैमिली थे। बहुत साल पहले जब वहाँ पर फ्लैट भी नहीं था, तब वहाँ पर एक घर हुआ करता था। उस घर में 6 लोग रहा करते थे। कहते हैं कि उस पूरी फैमिली का रातों रात मर्डर हुआ था। बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया था। उनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के एक बहुत पुराने वॉचमैन के माध्यम से मिली। पूजा पाठ के बाद किसी तरह की दोबारा आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोस्तों, अब इस बात को 14 साल हो गए हैं और मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, पर जब भी मैं उन 6 लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन दुखी और दिल भारी भारी सा लगने लगता है। खैर, तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।